हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजपथ का औचित्य। राजपथ का औचित्य हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियां बहुत कम हो गई हैं तो सम्राट के पद को बनाए रखने का क्या औचित्य है। तो हम देखते हैं कि विश्व के लगभग सभी देशों में राजतांत्रिक समाप्त हो गया है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात सम्राटों से उसी प्रकार खिलवाड़ किया गया जिस प्रकार शेक्सपियर की समाधि खोदने वाले मानव कपाल से करते थे। ग्रीस हो या पुर्तगाल हो, हंगरी, जर्मनी, रूस आदि सभी देशों से राजतंत्र उखड़ गया। नेपाल, इथियोपिया में भी इसकी जड़ें हिल गईं। किंतु जहां विश्व के हर कोने में राजतंत्र का सूर्य डूबता नजर आ रहा है, ब्रिटेन वासी लॉन्ग लिव द किंग यानी महारानी चिरंजीवी हो के गीत गाते नजर आते हैं। स्टुअर्ट काल में तो राजपथ और ब्रिटिश जनता के बीच तीव्र संघर्ष हुआ ही था। इसके बाद विलियम ऑफ ऑरेंज और प्रथम दो जॉर्ज राजाओं को भी विदेशी होने के कारण ब्रिटिश जनता अपनी भक्ति नहीं दे सकी थी। रानी विक्टोरिया के शासनकाल तक राजतंत्र की आलोचना काफी तीव्र हो गई थी और 1871 में इंग्लैंड में गणतंत्रवादी आंदोलन चल पड़ा। किंतु 1878 के उपरांत ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक भावनाएं कभी गंभीर रूप से व्यक्त नहीं की गई हैं। श्रमिक दल भी सरकार और राजपरिवार का गुणगान करने में पीछे नहीं है। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है कि विश्व में कोई भी राजतंत्र हमारे राजतंत्र से ज्यादा सुरक्षित या जनता द्वारा ज्यादा सम्मान प्राप्त नहीं है। अब हम देखते हैं कि राजपथ की संगति और औचित्य ब्रिटेन में क्यों है। पहला तो हम देखते हैं कि ये एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है क्योंकि कई वर्षों से ब्रिटेन में राजपथ चला आ रहा है। ये माना जाता है कि 829 ईस्वी में सम्राट एल्बर्ट के समय से यहाँ राजतंत्र चला आ रहा है और ये लगभग 1100 से भी अधिक वर्ष पुराना है। इतने लंबे समय में केवल 11 वर्ष के लिए ही, जो 1649 से 1660 का था, क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। अपने लंबे इतिहास के कारण राजपथ ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ जुड़ गया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश सम्राट हैं, उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली रहा है। महारानी विक्टोरिया का शासन काल सुदीर्घ और एकनिष्ठ था। 1870 के पश्चात देश उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानने लगा था और उनके समय में ब्रिटिश साम्राज्य ने जो भव्यता प्राप्त की, उसने भी सम्राट के प्रति श्रद्धा में वृद्धि की। इसी तरह से एडवर्ड सप्तम की हंसमुख, विनोदप्रिय और मिलनसार प्रवृत्ति थी, उसने राजपथ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। जॉर्ज पंचम भी लाखों प्रजाजनों में लोकप्रिय थे। महायुद्ध में अपनी विजय के कारण उन्हें प्रजाजनों के पिता कहलाने लगे थे। उनके उत्तराधिकारी एडवर्ड अष्टम, जिनको प्रसन्नमुख राजकुमार कहा जाता था, पहले से ही विख्यात थे और सिंहासन त्याग के समय तक उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा पर लोग उन्मत्त होकर करतल ध्वनि करते थे। जॉर्ज षष्ठम द्वितीय महायुद्ध के समय अपने सबसे बुरे समय में लंदन में ही बने रहे और अपने आप को जनता के सुख दुख का भागीदार बनाकर गहरा प्रेम और श्रद्धा प्राप्त की। उनकी पुत्री एलिजाबेथ सेकंड ने भी अपनी हंसमुख प्रकृति, सद्गुणों से जनता का मन मोह लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंग्लैंड ऐसा देश है कि जिसमें राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण बहुत शांति से हो गया है। यदि इंग्लैंड के राजाओं ने भी रूस के जारों की तरह या फ्रांस के लुई 14 की भांति मैं राजा हूं इस तरह कहकर व्यवहार किया होता, तो इंग्लैंड का राजपद भी उसी तरह समाप्त हो गया होता जिस तरह रूस या फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया है। लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वे लोकतंत्र के विकास में बाधक नहीं हुए।
उन्होंने लोकतंत्र के विकास में कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी विवशतापूर्वक सहयोग दिया। विलियम और मैरी ने रानी एन और प्रथम 2 जॉर्ज राजाओं का योगदान इस संबंध में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है कि वहाँ पर राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। लॉर्ड एटली का ये मत था कि इंग्लैंड को इस प्रकार के सम्राट पाने का सौभाग्य है जो ये जानते हैं कि लोकतंत्री समाज में किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इसके अलावा हमें देखते हैं कि सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य, उनकी कारण भी सम्राट का पद अभी तक बना हुआ है। सम्राट कुछ ऐसे कार्यों का संपादन करता है जिसे दूसरा नहीं कर सकता। वह स्वयं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों, लॉर्ड चांसलर, सैन्य अधिकारियों, न्यायाधीशों, बिशप, राजदूतों, वाणिज्य दूतों आदि की नियुक्ति करता है। विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, लोक सदन को विघटित करता है, संसद के उद्घाटन के समय सिंहासन भाषण भी पढ़ता है। इसके अतिरिक्त सपरिषद आदेश उसकी उपस्थिति में पारित किया जाता है। हालांकि ये कार्य सिर्फ एक औपचारिकता है, किंतु इन्हें संवैधानिक प्रधान द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा स्वविवेक के आधार पर कार्य किए जा सकते हैं। जैसे एक प्रथा यह है कि सम्राट चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करके मंत्रिमंडल बनाने का आदेश देता है। यदि वह कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त न कर सके तो वह विरोधी दल के नेता को आमंत्रित करता है और उसे मंत्रिमंडल बनाने का आदेश देता है। किंतु यदि संसद में किसी दल का वास्तविक बहुमत न हो या बहुमत ने अपना नेता न चुना हो तो सम्राट अपनी इच्छानुसार चुनाव कर सकता है। इसीलिए 1931 में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा के चलते रैमजे मैकडोनाल्ड ने संयुक्त सरकार का निर्माण किया था। 1957 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ईडन ने त्यागपत्र दे दिया था तो अनुदार दल के नेता पद के लिए 2 व्यक्ति थे, बटलर और मैकमिलन। रानी ने चर्चिल और सैलिसबरी से मंत्रणा करके मैकमिलन को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी प्रकार स्थिति 1963 में मैकमिलन के त्यागपत्र के बाद उत्पन्न हुई। उस समय अनुदार दल में अनेक प्रत्याशी थे, बटलर इनमें प्रमुख थे, लेकिन रानी ने अप्रत्याशित रूप से लॉर्ड ह्यूम को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार मंत्रियों को अपदस्थ करना और संसद को भंग करना भी उसके स्वविवेक के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। किंतु मंत्रियों को हटाना एक बहुत ही खतरनाक अधिकार है, क्योंकि कार्यपालिका प्रधान द्वारा मंत्रियों को हटाना संसदीय शासन प्रणाली के लिए उचित नहीं है। 1873 से आज तक कोई मंत्रिमंडल इस प्रकार भंग नहीं किया जा सका है। संसद को भंग करने के संबंध में 100 वर्षों से सम्राट ने प्रधानमंत्री की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराया, किंतु यदि स्थिति असाधारण हो तो सम्राट इस प्रार्थना को ठुकरा भी सकता है। सम्राट को सम्मान का स्रोत कहा गया जाता है। यद्यपि संरक्षण और उपाधि वितरण के संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा से वह कार्य करता है, फिर भी वह इस क्षेत्र में काफी हद तक स्वेच्छा से कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त सम्राट सर्वोच्च परामर्शदाता है। बैचार्ड की राय में बुद्धिमान सम्राट के 3 महत्वपूर्ण अधिकारों के अलावा किसी अन्य अधिकार की आवश्यकता नहीं है। एक तो परामर्श देने का अधिकार, एक प्रोत्साहन देने का अधिकार और एक चेतावनी देने का अधिकार। सम्राट का अधिकार है कि उसे शासन संबंधी मामलों की सूचना मिले और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह आवश्यक सूचनाएं सम्राट को दे। सम्राट का भी एक मंत्री होता है जिसे उसका अहम साधक माना जाता है। इस मंत्री का कर्तव्य राजा को समस्त राजनीतिक घटनाओं की सूचना देना होता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही, ज्ञापन, विवरण, परराष्ट्र विभाग का समस्त पत्र व्यवहार और संसदीय प्रतिवेदन उसे प्राप्त होते रहते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण भी प्रतिदिन उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में जानकारी देने के लिए उसका अपना कर्मचारी मंडल होता है। फलतः उसे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का ज्ञान संपन्न व्यक्ति जब प्रधानमंत्री को परामर्श देता है तो उस परामर्श का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
इसके अतिरिक्त आंतरिक राजनीति में कई मंत्रिमंडलों का उत्थान और पतन देख लेता है। मंत्री आते जाते रहते हैं, पर सम्राट जीवन पर्यंत सिंहासन पर रहता है। सम्राट के अनुभव एवं बृहत जानकारी के कारण मंत्रिमंडल राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर उसे परामर्श लेता है। सम्राट का यह परामर्श अंतिम निर्णय पर पहुंचने में निर्णायक होता है। सम्राट एक साधारण परामर्शदाता के रूप में नहीं, बल्कि एक आलोचनात्मक परामर्शदाता के रूप में होता है। वो राजनीतिक दलबंदियों के ऊपर रहता है, निस्वार्थ और राजहितैषी होता है, अतः उसका परामर्श निष्पक्ष और संतुलित होता है।